नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम भारत के भूगोल में जो हम देखेंगे भारत का जो भौतिक विभाजन यानी कि इसको बोलते क्या है, फिजियोग्राफिक डिवीजन। इसको हिंदी में दूसरा भी नाम देते हैं भूम्याकारिकी विभाजन। ठीक है, तो इसमें जो है जो भारत है उसको हम भौतिक रूप से इसको विभाजित करेंगे। मतलब क्या है, इसे भारत में भौतिक रूप से हम किस रूप में विभाजित कर सकते हैं। पहला आ गया आपका हिमालय पर्वत यानी कि पर्वतीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, फिर दूसरा हो जाएगा मैदान हो जाएंगे, फिर पठार हो जाएंगे। ठीक है, फिर तटीय जो प्रदेश होते हैं और द्वीप होते हैं, इन रूपों में हम इसको विभाजित करते हैं। यानी कि भारत का जो भौतिक विभाजन है इन रूपों में हम करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से देखेंगे क्या, प्रायद्वीपीय पठार को। ठीक है, यानी कि भारत के जो भौतिक विभाजन में हम आज देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार को। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, और आप उठा के देखेंगे, अगर यूपी पीसीएस 2015 को उठा के देखेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हर 1-2 साल छोड़ करके आता है क्वेश्चन। देखिए, भारत का जो भौतिक भूगोल है, ठीक है, तो उसमें कुछ ही चीज़ें हैं, पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है, और जो उनका कालक्रम होता है कि कब कौन बना है, ठीक, उत्पत्ति का यानी कि क्रम। तो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है इसमें। ठीक है, तो हर 1-2 साल छोड़ के एक क्वेश्चन वो रिपीट होता है। इसीलिए जो अपना एक नोट जो तैयार करके रखिएगा ताकि आप एग्ज़ाम से पहले उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें और बार बार उसको रूम पर लिख करके बार बार प्रैक्टिस करें, या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसको बार बार प्रैक्टिस करके जो है उसको अच्छा उत्तर लेखन करना सीख लें। क्योंकि आना तो तय है ना, आपको पता है कि ये क्वेश्चन अगर आना है तो उसको तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना चाहिए। अब जो लोग भी 2019 का पीसीएस का मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर 65 बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके आने की संभावना है। ठीक है, तो देख लेंगे जो प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखेंगे पहले। ठीक है, उसका आकार देखेंगे, उसका उच्चावच देखेंगे। उच्चावच मतलब एक औसत उच्चावच जो होता है। फिर हम प्रायद्वीपीय पठार के भी जो विभिन्न भागों में अन्य अन्य जो प्रकार उनकी विशेषताएं हैं उनको भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही जो ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश, यानी कि आकार में क्या है, सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है। वह सबसे पुराना, टाइम यानी बहुत ही पुराना ही है। इसका आकार कितना, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये फैला है। तो इसका आपको आकार पता होना चाहिए कितना है, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, फिर इसकी ऊंचाई जो है सामान्यतः क्या है, 600 से 900 मीटर, यानी कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो गई, 600 से 900 मीटर। तो अगर जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अपने आंसर में इसको जरूर लिखेंगे कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से लेकर 900 मीटर है। यह क्या एक त्रिभुजाकार रूप है। तो आपने देखा होगा जो भारत का जो मैप है उसमें ये देखिए आप, इस तरह से ये जो ये चीज है, इसी को तो प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आकार क्या है, एक त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, तो आप मैप भी बनाइएगा इस पेपर में। ठीक है, इस क्वेश्चन में सॉरी, और इसमें जो हम नाम बताएंगे, कुछ महत्वपूर्ण जो पठार होंगे उनके नाम बताएंगे, तो आप उन पठार के नाम वहां पर लिख देंगे जिस क्षेत्र में वो पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं कैसी हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, जो गोंडवाना लैंड है ना, ठीक है, गोंडवाना लैंड का विखंडन से माना जाता है, यानी कि उसके विखंडन से जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो आपको पता है कि पुराने समय में जो है पूरा जो सभी महाद्वीप क्या थे, एक जुड़े हुए थे। ठीक है, और जो ये दो विवाद में समय के साथ क्या हुआ, इनमें विखंडन हुआ। ठीक है, विखंडन हुआ तो जो उत्तरी भाग है वो क्या अंगारा लैंड कहलाया, और जो दक्षिणी भाग था वो क्या कहलाया था, गोंडवाना लैंड कहलाता है। तो ये सब आपने देखा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाले में, तो वहां पे आपने इसको देख लिया था। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। ठीक है, यह क्या एक शील्ड का एक भाग है। तो गोंडवाना लैंड का एक शील्ड है, यानी कि एक प्लेट का भाग है। ठीक है, मुख्यतः क्या है, आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से मिलकर बना हुआ। तो किससे मिलकर बना हुआ है ये, आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, इसके अधिकतर भागों में संस्तर जो क्षैतिज रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जो संस्तर यानी लेयर्स हैं वो कैसे रूप में पाए जाते हैं, क्षैतिज रूप में पाए जाते हैं। ठीक है,
तो ये खास बात दूसरी होगी इसकी। फिर जो इस बात का प्रमाण है कि यह संपीड़न बलों से बहुत कम प्रभावित है। ठीक है, क्षैतिज रूप का मतलब क्या है, ये ऐसे संरचना पाई जाएगी, लेयर जो होगी ऐसे। अगर मान लो ये इस पे वलन या फिर संपीड़न बल लगता है, संपीड़न बल में क्या होता है, कोई भी चीज जो होती है फोल्ड हो जाती है, ऐसे ऐसे ये फोल्ड हो जाती है, तो इसको बोलते हैं ये संपीड़न या फिर वलित क्षेत्र बोलते हैं इसको है। ठीक है, वलित संरचना होती है ये। और ये कैसी संरचना है, क्षैतिज संरचना, यानी कि इसमें कोई भी वलन नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है इसमें वलन तो नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें फोर्स यानी संपीड़न बल तो नहीं लगा। संपीड़न बल मतलब क्या होता है, इधर से भी फोर्स लगे और इधर से भी फोर्स लगेगा तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, और लेकिन क्या है, अनेक भागों में, यानी किंतु अनेक भागों में क्या है, तनाव के कारण, यानी कि तनाव कब उत्पन्न होता है, जब एक मान लो कोई चीज ऐसे है, एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर की ओर लग रहा है, यानी विपरीत दिशा में फोर्स लग रहे हो, तो यहाँ पे क्रैक्स पड़ जाते हैं ना। ठीक है, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है ऐसे में, तो तनाव पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या है, इसके कारण क्या, विस्तृत भ्रंशों का निर्माण हुआ। भ्रंश क्या होता है, दरार होती है, जहां पर क्या होगा, कोई जो चट्टान या संरचना होती है वो अपने स्थान से अलग हो जाती है और थोड़ा विस्थापित हो जाती है, यानी अपने स्थान से हट जाती है, तो उससे क्या निर्माण होता है, भ्रंशों का निर्माण होता है। जैसे अगर देखना चाहें तो मान लो कोई संरचना है ऐसे, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या होगा, इस वाली जो संरचना है, नीचे प्लेट है, तो इसमें क्या होगा, फॉल्ट यानी क्रैक्स आ जाएगा। क्रैक्स आ जाएगा, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये कुछ अलग हो जाएगी, दूर हो जाएगी, यानी ये हिस्सा जो है और ये नीचे धंस जाएगा, ऐसे ये ऐसे बन जाएगा, तो इसी को बोलते हैं भ्रंश। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें यहीं पे लिखा हुआ था कि अधिकतर भाग में जो है संस्तर कैसे रूप में पाए जाते हैं, क्षैतिज रूप पाए जाते हैं और संपीड़न बल से बहुत कम प्रभावित है, किंतु अनेक भागों में क्या तनाव के कारण जो है विस्तृत भ्रंशों का निर्माण हुआ है। अतः कुछ विद्वान जो है इसे क्या बोलते हैं, एक होस्ट, होस्ट का मतलब भ्रंशोत, यानी कि बहुत सारे जो भ्रंश से निर्मित होता है उसको बोलते हैं भ्रंशोत। ठीक है, के रूप में भी देखते हैं, यानी होस्ट पर्वत के रूप में, होस्ट प्लेटू के रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है, तो होस्ट प्लेटू के होने रूप में देख लिया, इसको बोलते हैं कुछ विद्वान इसे। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा भ्रंश इसमें पाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार को जो है हम कितने भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो प्रायद्वीपीय पठार की भू आकृतिक विविधता, ठीक है, भू आकृतिक विविधता के कारण इसे निम्नलिखित उपभागों में बांटा जाता है। ठीक है, हम देख लेते हैं किस तरह से उपभागों में बांटा जाता है। पहला हम देखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी, तो पहला हम देख लेंगे अरावली पर्वत श्रेणी। तो आपको पता है अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ मिलेगी आपको, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में और दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ, इसका जो विस्तार है लगभग कहाँ से कहाँ तक है, 800 किलोमीटर की लंबाई में। दिल्ली और पालनपुर, पालनपुर कहाँ है, गुजरात में, तो दिल्ली के और गुजरात के पालनपुर तक जो है ये फैला हुआ है। कि मध्य इसकी दिशा क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला हुआ है, यानी कि ऐसे फैला हुआ ये। ठीक है, यहाँ पालनपुर हो गया गुजरात का, पालनपुर, यहाँ पे क्या होगी, दिल्ली होगी ये। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या है, उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व ये हो गया और दक्षिण पश्चिम ये हो गया, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के बीच में इसकी ये संरचना फैली हुई है। ठीक है, यह जो है विश्व की जो है प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी को प्रदर्शित करता है, यानी बहुत पुरानी है, बहुत समय पहले बनी थी ये। इनका निर्माण कब हुआ था, इनका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन एरा में ये बनी हुई थी। और ये कैसे बनी हुई थी, तो कोई भी पर्वत बनता है तो दो तरह से बन सकता है, एक तो संपीड़न बल से बन सकता है, दूसरा क्या है, भ्रंश से बन सकता है। ठीक है, तो ये कैसे बना था, संपीड़न बल, यानी जैसे हिमालय बने हुए हैं उसी प्रकार के बलों से ये वलित पर्वतों के रूप में हुआ था इनका निर्माण। ठीक है, फिर इसकी सबसे ऊंची जो पहाड़ी है अरावली श्रेणी में, तो सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो आबू पहाड़ी है। ठीक है, और इसका जो सबसे ऊंचा जो शिखर है वो गुरु शिखर है, तो माउंट आबू आपने सुना भी होगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है ये राजस्थान में। तो इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी जो है आबू पहाड़ी में गुरु शिखर, यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। ठीक है, कहाँ है, आबू पहाड़ी श्रृंखला में। ठीक है, इनका निर्माण जो है क्वार्टजाइट, नीस, शिस्ट इत्यादि चट्टानों से हुआ है। ठीक है, अरावली पर्वतों का समय के साथ क्या हुआ, अत्यधिक
अपर्दन व विच्छेदन हुआ है, यानी कि समय के साथ उनमें टूट फूट गई हैं, घिस पिट गई हैं वो, ठीक है। वर्तमान में इन्हें क्या बोलते हैं, अनाच्छादित या अवशिष्ट पर्वतों के रूप में देखा जाता है। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, जो बचे खुचे होते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबे समय से क्या हो रहा है, इन पे अपर्दन हो रहा है। अपर्दन होने से क्या होगा, जाहिर सी बात कट छट जाएंगे, तो वही कट छट जाने के बाद जो बचता है उसी को बोलते हैं क्या, अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। तो आपको एक वर्ड जो इस्तेमाल किया गया उसका मीनिंग अगर आपको पता होगा तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब अगली संरचना देखते हैं, तो अगली संरचना क्या है, मालवा का पठार, ठीक है। अब हम देखेंगे अगली संरचना कौन सी है पठार में, तो मालवा का पठार। अब मालवा का पठार हम देख लेते कहाँ पे है, तो जो मालवा का जो पठार है प्रायद्वीपीय भारत में सभी प्रमुख चट्टान समूहों के जमाव पाते हैं, यानी कि इस भाग में जो मालवा के पठार में जो है प्रायद्वीपीय भारत के सभी जो प्रमुख चट्टान समूह के जो जमाव डिपॉजिट हैं वो पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। इसके दक्षिणी भाग में, यानी कि मालवा पठार के दक्षिणी भाग में बेसाल्ट लावा का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या पाया था, बेसाल्ट लावा का विस्तार, यानी यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। यानी कि दक्कन का पठार है उसका, यानी कि कुछ विस्तार यहाँ पे है, ठीक है। यह मुख्यतः क्या है, चंबल प्रवाह क्षेत्र में को दर्शाती है। अगर यानी कि आपने सुना भी होगा चंबल के बीहड़, ठीक है। अगर पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी तो वहां पे दिखाया भी गया उसको है, वहाँ की जो बैड लैंड यानी कि उत्खाद भूमि बोलते हैं, बंजर भूमि होती है, तो वही क्षेत्र है ये। और यहाँ पे चंबल नदी है इसलिए चंबल अपोहा क्षेत्र बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मुख्यतः चंबल अपवाह क्षेत्र को दर्शाती है, यानी कि मालवा का पठार जहाँ फैला हुआ वहाँ कौन सा क्षेत्र है, वो चंबल का जो अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। इसका ढाल देख लेते तो क्या होता है, इसका ढाल जो है उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है, उत्तर से पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्वी भाग में अवनालिका अपर्दन द्वारा जो है चंबल के बीहड़ का निर्माण हुआ है। तो अवनालिका अपर्दन को उनका मतलब क्या हुआ, वहाँ बारिश होती है जब, तो वहाँ की मिट्टी में पेड़ पौधे वनस्पति वगैरह नहीं होने की वजह से क्या है, वो बह जाती है, रेतीली टाइप की मिट्टी है, ठीक है। तो वहाँ पे जो मिट्टी होगी वो ऊबड़ खाबड़ बन जाती है, इस टाइप से ऊबड़ खाबड़ बन जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अवनालिका अपर्दन, ठीक है। जो अब इससे क्या होगा, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होगी तो वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती है, वनस्पति नहीं होती है, वहाँ पे गरीबी होती है, जिससे क्या होते हैं वहाँ पे चोरी डकैती होती है। इसीलिए आपने सुना भी होगा चंबल के डाकू, ठीक है। तो वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी इन्हीं क्षेत्रों के वो लुटेरे डाकू होते थे, ठीक है। अगला क्या है आपका, अगला है बुंदेलखंड। तो अगला जो है बुंदेलखंड का चित्र आएगा। तो बुंदेलखंड का जो है क्षेत्र मालवा पठार के जो है उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है, यानी मालवा पठार का जो क्षेत्र है उसके उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड क्षेत्र है, ठीक है। उसके उत्तर पूर्व में यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र, यानी मालवा का पठार अगर ये है मान लो, तो इसका उत्तर पूर्व क्या हुआ आपका, उत्तर पूर्व यही तो क्षेत्र हुआ, ये क्षेत्र इसके, ठीक है। तो इसके उत्तर पूर्व में जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि यह मुख्यतः रवेदार आग्नेय चट्टान, यानी कि किससे बना हुआ है, रवेदार आग्नेय चट्टान तथा कायांतरित बुंदेलखंड नीस चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। बुंदेलखंड नीस, यहाँ पे क्या एक्चुअली नीस की ज़्यादा प्रधानता पाई जाती है, ज़्यादा मात्रा में नीस पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं बुंदेलखंड नीस भी बोल देते हैं इसका दूसरा नाम, ठीक है। यहाँ की जो स्थलाकृति है वो जरा कालीन है, यानी कि बहुत ही पुरानी है, वृद्धावस्था में है, तो इसको बोलते हैं सेनाइल, ठीक है, वृद्धावस्था में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ की जो स्थलाकृति है वो जरा कालीन है। इस क्षेत्र का लगभग जो है 67.7% भाग जो है वो 300 मीटर से कम ऊंचाई का है तथा 3.6% भाग जो है वो 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो ये डाटा उन्हीं लोगों को याद करना है जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं, उनको याद करना है, बाकी सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, बघेलखंड। अब बुंदेलखंड के बाद अगला रीजन जो है महत्वपूर्ण वो क्या है, बघेलखंड, ठीक है। तो ये जो है पठार विषम उच्चावच, यानी कि अलग अलग उच्चावच का है, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, ठीक है। तो यह पठार जो है विषम उच्चावच से युक्त है। यहाँ की सामान्य ऊंचाई जो है 150 से लेकर 1200 मीटर, यानी कहीं 150 मीटर ऊंचा है तो कहीं 1200 मीटर ऊंचा है। तो बहुत ज़्यादा असमानता है ना, विषम है ना उच्चावच, ठीक है। रिलीफ, उच्चावच का मतलब क्या होता है, रिलीफ के मध्य पाई जाती है।
यह बना किससे है? बलुआ पत्थर होगा, क्वार्टजाइट हो गया और चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो बुंदेलखंड जो हुआ उसके जो है पूर्व में पड़ेगा बघेलखंड पड़ेगा। ठीक है, बुंदेलखंड के जो पूर्व में क्या पड़ेगा? बघेलखंड पड़ेगा। अगला क्या है आपका? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर का पठार कहाँ, किस एरिया में फैला हुआ है? जहाँ पर झारखंड है वर्तमान समय में। ठीक है, झारखंड वगैरह हो गया, साथ में छत्तीसगढ़ का कुछ भाग हो गया, तो उस वाले क्षेत्र की बात हो रही है। तो इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड राज्य में है। ठीक है, यह आर्कियन क्रम की हैं चट्टानें। आर्कियन क्रम की ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों तथा धारवाड़ क्रम की क्वार्टजाइट, फाइलाइट तथा अभ्रक, यानी अभ्रक का दूसरा नाम है सिस्ट, ठीक है, से बना हुआ है। तो अब यह हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा भी था कि कौन सी संरचना यानी कि कौन सी जो चट्टानें हैं वो कब बनी थी। तो अगर आपने बोला वीडियो नहीं देखा तो बोला वीडियो देख लीजिए, तो आपको पता चलेगी कौन से समय में कौन सी चट्टानें बनी थी। ठीक है, तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। उनमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट है, नीस है, सिस्ट है। ठीक है, और क्वार्टजाइट, फाइलाइट ये सब पाया जाता है। दामोदर घाटी के संरचनात्मक गर्त में बलुआ पत्थर मिलता है। चिकनी मिट्टी यानी जो दामोदर घाटी है तो वहाँ की जो घाटी एरिया है वहाँ पे मुख्य रूप से जो है बलुआ पत्थर मिलता है, चिकनी मिट्टी और गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यानी कि वहाँ पे जो चट्टानें हैं वो बलुआ पत्थर और जो चिकनी मिट्टी की वो किसकी, कौन से क्रम की है? गोंडवाना क्रम की। और गोंडवाना में ही तो हमारा कोयला मिलता है। अतः यह क्षेत्र धातु खनिज एवं कोयला संसाधन के लिए जाना जाता है। आपने देखा भी हो झारखंड में क्या कोयले की खानें हैं बहुत सारी, वहाँ पे अभ्रक की खानें हैं, लोहे की खानें यानी कि धातु खनिज की खानें हैं। इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे रूर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यानी कि ये छोटा नागपुर के नाम हैं अलग अलग। छोटा नागपुर पठार में 3 मुख्य पठारी भाग हैं। तो जो इसके जो है छोटा नागपुर का पठार जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें जो है 3 मुख्य पठारी भाग हैं जिनका नाम एक का नाम क्या है? रांची का पठार। ठीक है, पहला का नाम क्या होगा? रांची का पठार। और इसका क्षेत्र कहाँ होगा? जो झारखंड की राजधानी रांची है उसके आसपास का क्षेत्र है। फिर दूसरा क्या? हजारी का पठार। ठीक है, तो हजारीबाग एक एरिया है वहाँ पर। और तीसरा है कोडरमा का पठार। फिर यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी देख लेते हैं, तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी जो है पार्श्वनाथ है। कहाँ की? छोटा नागपुर की। और इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1366 मीटर है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार में जो है सर्वोत्तम ऊंचाई के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पाट। यानी कि वहाँ जो ऊंचे ऊंचे क्षेत्र होते हैं उनको बोलते हैं पाट के नाम से जाना जाता है। जैसे नेत्रहाट पाट है, जमीर पाट है। यह मुख्यतः क्या लेटराइट कैप्स हैं। ठीक है, लेटराइट्स कैप क्या होती है? यानी कि बेसाल्ट की जो है फैली हुई परत होती है जो क्या है अपर्दन के माध्यम से कट छन जाती है। मतलब कोई ऐसे कोई फैली हुई बेसाल्ट की लेयर है, लेकिन समय के साथ क्या हुआ वो कट फट गई, अपर्दन हो गया, तो ये कुछ भाग ऐसे बचेगा, कुछ भाग ऐसे यहाँ बचेगा, ये बीच का भाग हट गया मतलब। ठीक है, ये भाग मतलब समाप्त हो गया, इसके ऊपर जो लेयर थी वो हट गई, तो ये बचेगा जो, तो उसको बोलते हैं लेटराइट कैप्स। ये बेसाल्ट के बने होते हैं ये, तो इन्हीं को बोलते हैं लेटराइट कैप्स। छोटा नागपुर पठार के जो उत्तर पूर्व में जो राजमहल की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो छोटा नागपुर का जो भाग है, मान लीजिए छोटा नागपुर का भाग हो गया, तो इसके उत्तर पूर्व यानी इस क्षेत्र में जो है राजमहल की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब अगला भाग देख लेते हैं। अगला भाग जो आपका है, अगला भाग है वो कौन सा है? मेघालय मिकिर उच्च भूमि क्षेत्र। ठीक है, मेघालय। आपको लग रहा होगा मेघालय जो क्षेत्र है वो तो जो है अलग है प्रायद्वीपीय पठार से, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका कारण क्या अलग होने का? अब देखिए कैसे अलग हुआ था ये। मान लो ये आपका मैप बना देते हैं थोड़ा रफली। ये मान लो मैप। अब देखिए ये वाला जो भाग था यहाँ पे अभी इस टाइम पर क्या बांग्लादेश वगैरह है, यहाँ पे क्या है ये मेघालय क्षेत्र हो गया। ये हुआ क्या था, ये पहले तो इसी का भाग था, यानी ये भाग जो है इससे जुड़ा हुआ था, ये आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन क्या हुआ, जब इधर की ओर मूवमेंट हो रही थी पठार की, ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग की,
तो क्या हुआ, ये वाला भाग जो यहाँ का ये भाग जो है वो टूट गया, इससे अलग हो गया, इस वाले भाग से अलग हो गया और ये नीचे की ओर धंस गया, यानी यहाँ पे गड्ढा बन गया। और या फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से गंगा नदी आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, यहाँ पे छोटी छोटी अन्य तीस्ता नदी वगैरह हैं, उसने क्या किया इस गड्ढे में जमाव कर दिया, अपने साथ जो अवसाद लेके आती थी, उससे क्या हुआ यहाँ पे मैदान का निर्माण कर दिया। तो इससे क्या इस टाइम की जो बांग्लादेश का क्षेत्र हो गया, ठीक है, और वेस्ट बंगाल का क्षेत्र हो गया, तो उसकी वहाँ पे क्या है मैदान बन गया, यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मैदान बन गया। इससे क्या हुआ, जो यहाँ का जो मेन लैंड था, ये वाला जो प्रायद्वीपीय भाग था, वो इस वाले प्रायद्वीपीय भाग से क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो पहले पुराने समय में क्या दोनों जुड़े हुए थे आपस में, लेकिन क्या हुआ बीच में जो समय के साथ प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, जिससे क्या हुआ ये भाग जो है नीचे धंस गया टूट करके, और बाद में क्या नदियों ने इस भाग को जो है जलोढ़ मैदान बना दिया, अवक्षेप निक्षेपण के माध्यम से जमाव करके। ठीक है, तो ये बाद में क्या बन गया, मैदान बन गया, जो वर्तमान समय में हमें दिखाई देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, मेघालय मिकिर उच्च भूमि क्षेत्र, तो ये कहाँ पे पाएगा, मुख्य रूप से जो मेघालय का क्षेत्र होगा। ठीक है, तो वहाँ पे गारो खासी जयंती, यहाँ पे श्रेणियों का नाम है गारो खासी जयंती, फिर वहाँ मिकिर श्रेणी एक है, रैंगमा श्रेणी है, जो मालदा गैप, यानी जो हिस्सा भी हमने दिखाया था मैप में जो अलग हो गया था, उसी को बोलते हैं मालदा गैप द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से ये क्या हो गया, पृथक किया जाता है। ठीक है, यह पठार जो है मुख्यतः प्री कैम्ब्रियन कालीन ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से बना हुआ है। इसके ऊपरी भाग में जो तृतीय युग की चट्टानें पाई जाती हैं, यानी कि टर्शरी युग, यानी इससे उसके ऊपर क्या है, ऐसे नॉर्थ में उसके क्या है, हिमालय पर्वत ही तो है, तो इसके जो उत्तरी भाग यानी यहाँ पे ये क्षेत्र है मेघालय मिकिर उच्च भूमि क्षेत्र, इसके उत्तर में जो है ये क्या है, ये जहाँ पे जो चट्टानें हैं वो कौन सी, हिमालय का भाग है, यानी हिमालय की उत्पत्ति हुई कब थी, टर्शरी युग में हुई थी, तृतीय युग में हुई थी, तो वही लिखा हुआ है, इसके जो उत्तरी भाग में तृतीय युग की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है गारो की पहाड़ियों की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो गारो की जो पहाड़ियां हैं उनकी औसत ऊंचाई जो 600 मीटर की है। तुरा श्रेणी इन पहाड़ियों के बीच से गुजरती है, तो तुरा श्रेणी वहां पे पाई जाती है, वो इनके बीच से होके गुजरती है। जिसमें सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, नौक्रेक, तो आपने देखा होगा नौक्रेक नेशनल पार्क भी पढ़ा होगा, मेघालय में ही है, तो ये इसी क्षेत्र में है। आगे देख लेते हैं, मेघालय का जो पठार है इसको शिलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है, और मेघालय की राजधानी भी शिलोंग ही है, तो मेघालय पठार शिलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। शिलोंग के निकट इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसे शिलोंग पीक के नाम से आता है, यानी कि शिलोंग जो क्षेत्र है, शिलोंग पठार की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे हम आपसे पूछते हैं कि शिलोंग जो पठार है वहाँ का सबसे ऊंचा क्षेत्र या फिर ऊंचा शिखर कौन सा है, तो उसका नाम है शिलोंग पीक। ठीक है, पीक माने क्या होता है, चोटी होती है, तो शिलोंग पीक के नाम से जाना जाता है। मिकिर पहाड़ियाँ जो है मेघालय पठार से क्या है, विच्छिन्न है, वो अलग है, कहने का मतलब विच्छिन्न का मतलब अलग होना, तथा तीन तरफ से क्या है, मैदानी भागों से घिरी हुई, यानी कि जो ये जो मिकिर पहाड़ियाँ हैं, मान लो मिकिर पहाड़ी हो गई, तो तीन तरफ से क्या मैदान है, मान लो इधर से भी मैदान है, इधर से भी मैदान है, इधर से भी मैदान है, तो तीन तरफ से क्या है, मैदानी एरिया है, एक तरफ से पहाड़ी एरिया है, तो वही लिखा हुआ तीन तरफ से जो है मैदानी भाग से घिरी हुई है। इस क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर, यानी जो मिकिर क्षेत्र है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर है, तथा इसका सामान्य ढाल जो है किधर की ओर है, उत्तर की ओर है, यानी कि इसका जो ढाल है वो उत्तर की ओर, यानी कि इधर की ओर है, उत्तर दिशा इधर ही तो हुई नॉर्थ, तो नॉर्थ दिशा की ओर है। फिर दक्षिणी श्रेणियां जिन्हें रैंगमा कहते हैं, दक्षिणी श्रेणियां हैं वहाँ पे जो उनको रैंगमा श्रेणी कहते हैं, इनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए, धनसरी है तथा जमुना है, दो यहाँ के जो प्रमुख नदियां हैं, एक का नाम धनसरी होगी और दूसरे का नाम क्या है, जमुना। यहाँ अरी अपवाह तंत्र का विकास हुआ है, तो अरी अपवाह तंत्र क्या होता है, अरी अपवाह तंत्र मान लो कोई क्षेत्र हो गया, एक नदी इधर जा रही है, एक नदी इधर जा रही है, एक नदी इधर जा रही है, एक नदी इधर से इधर जा रही है, कहने का मतलब, तो यानी कि सारी नदियां जो एक ही उद्गम क्षेत्र से निकल के अलग अलग दिशाओं में वो बहती हुई, इसको बोलते हैं अरी क्षेत्र।
अरी नदियाँ अपवाह तंत्र। हालांकि जब हम नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं दक्कन ट्रैप, ठीक है। अगला जो हमारी आकृति है वो क्या है, दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है। ऊपर आई बटन आपको दिखाई देगा, वहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, तो वहाँ पे आप उसको पहले देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दक्कन ट्रैप क्या है। तो वहाँ पे हमने बताया था कि कब बना था ये, कितने लेयर्स पाई जाती हैं, कितना विस्तार पाया जाता है, तो उस वाले वीडियो में पूरा क्लियर है। तो ऊपर आई बटन दे रखा है, वहाँ पे जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं कि दक्कन ट्रैप के बारे में। और यह मुख्य रूप से कहाँ फैला हुआ है, यहाँ महाराष्ट्र हो गया, उत्तरी कर्नाटक है, काठियावाड़ गुजरात है, यानी कि गुजरात के काठियावाड़ में फैला हुआ है, ठीक है। मुख्य रूप से ये इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो वहाँ पे उस वाले में जो लिखा होगा वही आप यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोबारा बताने से आपको फायदा तो है नहीं कोई, तो इसलिए जो है वहीं से कर लीजिएगा आप। अगला क्या है, अगला जो है कर्नाटक का पठार आ गया। अब हमने देखा कर्नाटक का पठार, तो कर्नाटक के पठार का निर्माण जो है आर्कियन, धारवाड़ और कुड़प्पा तथा दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानों से हुआ है। यानी कि यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टान भी हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, कुड़प्पा की भी हैं, और दक्कन ट्रैप का भी क्षेत्र फैला हुआ है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर के मध्य है। मूलनगिरी सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर बात करते हैं कर्नाटक का जो पठार का क्षेत्र है, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो मूलनगिरी है, और बाबा बूदन की पहाड़ियों के क्षेत्र में, ठीक है। इसके उपरांत कुंद्रेमुख, यानी कि सेकंड नंबर की कौन सी चोटी है, कुंद्रेमुख। कर्नाटक के पठार को 3 उपभागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा है, मैदान, फिर मलनद और दक्षिणी उच्च भूमि। अब इसके बाद देख लेते हैं तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना का पठार जो है कहाँ मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में मिलेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, आंध्र प्रदेश का पठार। तो भौमिकी दृष्टि से जो है यह प्रायद्वीप का एक संप्राय क्षेत्र है, यानी कि प्रायद्वीपी का ही एक संप्राय क्षेत्र है, जो पूर्व कैम्ब्रियन की नीस संश्लिष्ट से बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, ये नीस चट्टानों से। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 300 से लेकर 600 मीटर के मध्य है। इसे 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। तो 2 इसके उपभाग हम कर सकते हैं। पहला आपका क्या हो गया, तेलंगाना क्षेत्र हो गया, दूसरा क्या हो गया, रॉयल सीमा उच्च भूमि, ठीक है। तो ये हो गया तेलंगाना क्षेत्र हो गया, और दूसरा क्या हो गया, रॉयल सीमा उच्च भूमि। अब देख लेते हैं रॉयल उच्च भूमि जो है, रॉयल सीमा उच्च भूमि पेन्नार नदी द्वारा 2 उपभागों में बांट दिए थे। यानी इसके भी हम 2 उपभाग कर सकते हैं। किसके तरफ, पेन्नार नदी वहां बहती है उसके आधार पे। रायलसीमा एक विस्तृत पठारी क्षेत्र है। इसमें चित्रावती तथा पापाघनी की संकरी घाटियां पाई जाती हैं। तो पापाघनी और चित्रावती जो घाटियां हैं वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, रायल सीमा के क्षेत्र में पाई जाती हैं। और तेलंगाना तो आपको पता है, जो इस समय जो वर्तमान समय में जो तेलंगाना राज्य बना हुआ है वो उसी क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला है छत्तीसगढ़ बेसिन। तो इसे महानदी बेसिन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है मुख्य रूप से महानदी का क्षेत्र फैला हुआ है। इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ के राज्य में है। यहाँ पे कौन से क्रम की है, तो कुड़प्पा क्रम की अवसादी चट्टानें आर्कियन क्रम की ग्रेनाइट तथा नीस पर टिकी हुई हैं। इस भाग की जो औसत ऊंचाई कितनी है, तो 300 मीटर की औसत ऊंचाई है। इससे भी या फिर कम है, 300 मीटर या फिर उससे कम है। यह चारों ओर से प्राचीन रवेदार चट्टानों से बनी पहाड़ियों और पठारों से घिरा हुआ है। यानी कि चारों ओर इसके जो है वहाँ पे प्राचीन जो रवेदार चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें हैं, उनसे जो है बनी हुई पहाड़ियों और पठारों से ये क्षेत्र घिरा हुआ है। इस भाग में घाटी क्षेत्र में जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब घाटी जो क्षेत्र होगा वहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी, और जहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी वहाँ पे क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। जैसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे कोरबा हो गया, तो कोरबा में आपको पता है वहाँ कोयला मिलता है छत्तीसगढ़ के, तो कोरबा का क्षेत्र, या राजहर्रा की पहाड़ियाँ। तो राजहर्रा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी जो है कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। जो छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण भाग में दंडकारण्य पठार पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का जो पठार है उसके दक्षिणी भाग में कौन सा पठार है, दंडकारण्य पठार है। चलिए अब आगे देख लेते हैं गड़जात की पहाड़ियाँ। अब गड़जात की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं मुख्य रूप से, तो ये एक फैला हुआ क्षेत्र है उड़ीसा के क्षेत्र में।
तो यहाँ पर आर्कियन क्रम की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानें पाई जाती हैं। बेसिन तथा द्रोणी भागों में सेल, बलुआ पत्थर इत्यादि चट्टानों के क्या मिलती है, प्रधानता मिलती है। तालचेर क्षेत्र कोयला घाटी इसी क्षेत्र में है। ठीक है, तो जो गड़जात की पहाड़ियाँ का क्षेत्र है वो कहाँ फैला हुआ है, वो फैला हुआ है आपके उड़ीसा में। और वहाँ पे जो तालचेर कोयला घाटी क्षेत्र है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो सेल, बलुआ पत्थर वगैरह भी जो है पाया जाता है और ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना हुआ है ये। चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार के जो प्रमुख पर्वत हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो प्रायद्वीपीय भाग में जो है प्रमुख पर्वत कौन कौन से पाए जाते हैं। आज हमने क्या देखा है, मुख्य रूप से आज हमने देखा ये है कि प्रायद्वीपीय भारत के जो प्रमुख जो पठार हैं उनको हमने देख लिया है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके ये। और इसमें आपको चित्र कैसे बनाना है, अब चित्र देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आप एक प्रायद्वीपीय भाग का जो है चित्र बना लेंगे ऐसे, ठीक है, नॉर्मल रफली। यहाँ पे आप थोड़ा सा संशोधित कर लीजिए, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं। ये हो गया लगभग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका अरावली का क्षेत्र मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या क्षेत्र मिलेगा, मालवा का पठार बनेगा। तो यहाँ पे बस लिख दीजिएगा, मैं बना के लिख देना मालवा का पठार, ठीक है, ऐसे मालवा का पठार लिखेंगे। फिर उसके उत्तर पूर्व में क्या मिला था आपका, तो उसके उत्तर पूर्व बुंदेलखंड का था क्षेत्र, यहाँ पे लिख देंगे बुंदेलखंड। यहाँ पे इसके बाद में बघेलखंड, ठीक है, ऐसे लिखते चले जाएंगे। फिर यहाँ पे आपका कौन सा छोटा नागपुर का है, तो छोटा नागपुर लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, उड़ीसा वाला क्षेत्र था तो उड़ीसा वाला लिख देंगे आप। यहाँ पे गड़जात की पहाड़ियों का क्षेत्र हो जाएगा। कर्नाटक वाले में कर्नाटक का लिख देंगे, ठीक है। तो उनके नाम यहाँ पे लिख देना है। दक्कन ट्रैप है तो वहाँ पे दक्कन ट्रैप लिख देंगे। तो यहाँ पे इनके नाम लिख देना है और कुछ नहीं करना है आपको। वहाँ पे लिख देना है कि ये पठार है, वो पठार है, आपको दिखा देना है पठारों की लोकेशन को, वहाँ पे आपको दिखाना है, ठीक है। यही आपका मेन इसमें चित्र बनेगा। और चित्र यूँ बनाइएगा, चित्र नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। चित्र बना देंगे तो आप कम लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन चित्र जरूर बनाइएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जो करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं अगर हैं आप, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8860558530। यहाँ पे आप जो है व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके ज्योग्राफी ऑप्शनल की जो है पेड क्लासेस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।